नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। सबसे पहले खबर है दिल्ली से, जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मतलब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। जिन्हें छूट मिली हो सिर्फ वही आ जा सकते हैं। सभी डीएम और डीसीपी को सख्ती से नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया है। यह कहा गया है कि जो नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ डीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। दिल्ली में लगे नाइट कर्फ्यू का सबसे ज़्यादा असर उन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पर देखने को मिलेगा जो देर रात तक चलते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, जैसे कि बार। तो मैं कनॉट प्लेस में आया हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट हैं, बार हैं। 55 साल पुराना यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है और अंकुर अग्रवाल हैं मेरे साथ, जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली सरकार का जो ये फैसला है कि नाइट कर्फ्यू लगाए रहे हैं, किस तरह से आपके बिजनेस पर ये असर डालेगा? सर, हमारा तो इन लोगों ने बिज़नेस, हमारे लिए नाइट कर्फ्यू नहीं है, लॉकडाउन ही है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो रात का बिज़नेस है। अच्छा। और अगर आप समझें कि हम लोग रेस्टोरेंट्स और बार्स सिर्फ फूड और ड्रिंक्स नहीं बेचते हैं, वो बेसिकली एक्सपीरियंशियल डाइनिंग के लिए है, लोगों के अनवाइंडिंग के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, मूड चेंज करने के लिए है। और यहाँ पर लोग अपना 8 बजे तक दुकान बढ़ा करके या अपने जॉब से वापस आकर के फ्रेश होकर अपनी फैमिलीज को लेकर के 9 बजे तक तो रेस्टोरेंट में आते हैं। अब अगर जाहिर सी बात है 10 बजे लॉकडाउन करना है या 10 बजे नाइट कर्फ्यू स्टार्ट होगा, तो आप सोचिए 9 बजे तक तो गेस्ट को और स्टाफ को सबको अपने अपने घर पहुंचना होगा, तो 9 बजे तो रेस्टोरेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब 9 बजे रेस्टोरेंट बढ़ाने के लिए मेरे को 8 बजे लास्ट ऑर्डर लेना होगा। 8 बजे किसका लास्ट ऑर्डर लूंगा जब लोग ही नहीं आएंगे? तो लोग अपने अपनी दुकानों से ही 8 बजे निकलते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। यहाँ करीब 1000 दुकानें हैं और ज़्यादातर जो हैं वो ठीक ठाक देर रात तक खुलती हैं। न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो कि यहाँ कनॉट प्लेस की मेन एसोसिएशन है, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। विक्रम जी, किस तरह से आप असर पड़ता हुआ देख रहे हैं इस पूरे मार्केट पर दिल्ली सरकार के इस फैसले का? देखिए, असर तो पड़ेगा, मगर जान है तो जहान है। हम तो ये कहेंगे सरकार जो भी फैसले की उसके सर फैसले के साथ हैं। रेस्टोरेंट जो हैं वो वैसे ही 9 बजे के आसपास तो कस्टमर आना शुरू होता है। 8 बजे कोई दुकान बंद करेगा, घर जाएगा, नहाए धोएगा, तो 9 बजे तक कहीं पहुंचेगा। तो रेस्टोरेंट्स के डेफिनेटली असर है अभी, और थोड़ा बहुत रिटेल में होएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, मेरे साथ अमित गुप्ता भी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि और कितने बजे तक यहाँ पर, थोड़ा बताइए, कि दुकानें खुलती हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं या बाकी दुकानें खुलती हैं, जिससे समझ में आए कि किस तरह का असर इस फैसले का, नाइट कर्फ्यू का, आप लोगों पर पड़ेगा, इस पूरे मार्केट पर पड़ेगा? 10 बजे नाइट कर्फ्यू लगने से 9 बजे तक सारे शो वाइंड अप करना पड़ेगा कि लोग भी, हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ सेफली घर तक पहुंच जाएं। तो फुटफॉल पे तो काफ़ी असर आएगा, रिटेल कस्टमर का सेंटिमेंट भी हिट होगा। बट जैसे विक्रम जी ने कहा कि जान है तो जहान है। जैसा कि बता रहे हैं कि सरकार के इस फैसले का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर है कि जब ऐसा सरकार ने फैसला किया है, नाइट कर्फ्यू लगेगा, दुकानें बंद होगी, तो बिजनेस पर तो असर ज़रूर पड़ेगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू जैसी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इससे यहां दूसरे राज्यों से काम करने आए मजदूर डरे हुए हैं। इनमें से कई तो वापस लौट चुके हैं और कई अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा भिवंडी के ऐसे ही इलाके में पहुंचे जहां मजदूर रह रहे हैं या छोड़कर जा चुके हैं। भिवंडी में इसलिए भी पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर पावरलूम इंडस्ट्री है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे जगह से जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पिछले साल जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, कोई पैदल, कोई बस से, कोई ट्रक से, किसी भी तरह से वो अपने गांव की ओर गए थे। अब जिस तरह से एक बार फिर से लोगों के मन में डर बन रहा है, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोग क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से एक बार फिर से नियमों को कठोर किया गया है। पहले बार मेरा खुद का घर था, वो भी बेच दिया लॉकडाउन के में, तो कर्जीदार बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या कर बेच के मैं भाड़े पर रह रहा हूँ। अच्छा, हाँ। पिछली बार आप लॉकडाउन में कैसे गए थे? गांव गए थे? पिछली बार गाँव गया था। कैसे गए? ट्रक से गया था। 1 साल से तो एकदम बेकार ही चल रहे हैं, कोई काम का नहीं, हम लोग बचे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कोई धंधा पानी नहीं है। आप लोग भी विचार बना रहे गाँव जाने का, क्या करना है? गाँव यहाँ भूखा नहीं मरूंगा, अगर चलेगा तो चलाऊंगा, नहीं चलेगा तो भूखा नहीं मरूंगा, गाँव चला जाऊंगा, क्या करूंगा। और गाँव में भी उतनी औकात नहीं है कि मैंने बैठ कर खा सकते हैं। क्या आप भी जाने का विचार कर रहे हैं? आप रहने का विचार? जाने का विचार क्या करें उसमें, अभी जाएंगे तो वही खाना पीना पड़ेगा,
घर पे खेत बाड़ी है ही नहीं, यहाँ पे कमाते खाते हैं, घर जाके कौन फायदा मिलेगा? धंधा काम चालू रहेगा, काम करेंगे। ये जितने मजदूर आते हैं ये अपने परिवार के साथ बहुत कम लोग आते हैं, एक एक रूम में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। यहाँ पर बीसी जिसे कहा जाता है, एक ढाबा की तरह होता है जहाँ पर ये खाना खाते हैं और महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में जब इन्हें वेतन मिलता है तब वहाँ पर वो पैसा देते हैं। लेकिन जो नया गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि होटल रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, केवल डिलीवरी की बात की गई है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको जो रहते भी अपने मिल में हैं वहीं पर खाते पीते हैं, तो ऐसे में अगर बीसी को बंद किया जाता है और डिलीवरी की बात की जाती है तो इनके पास थाली बर्तन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्या आपके उधर से मजदूर गए हैं, जाने का विचार कर रहे हैं, क्या हो रहा है? और तो काफ़ी समझ लो 50% जा चुके हैं, अभी सिर्फ दिन चल रहा है, रात में नहीं चलाते कारीगर। अभी हमारी हालत ऐसे हो गई है कि हम हर तरीके से परेशान हैं अभी, लेकिन यानी आपको हम कारीगर को नहीं संभाल सकते। तो अब कारीगर तो अब कोई हाल में रुकना नहीं चाहते। अब कोई फैमिली से रहता है, कोई छड़े से रहता है, बिस्सी में खाते हैं, बिस्सी बंद हो जाएगी, होटल तो बंद ही हो जा रही है रात में। मेरे पास समझ लो जो 30 कारीगर थे उसमें से 15-20 चले गए हैं। हाँ चले गए, और जो है अभी 10-12 बचे हैं वो भी सिर्फ एक ड्यूटी चला रहे हैं। दरअसल ये डर का वजह भी ये है कि जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जो मालिक हैं वो भी एक साल में उनके खुद के पास अगर पैसा नहीं है तो वो मजदूर को नहीं दे पा रहे हैं, और जिस तरह से वो नई चीज़ों को सुन रहे हैं उसी को देखते हुए जो मजदूर हैं वो एक बार फिर से गांव बनाने का विचार कर रहे हैं। कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बात सिर्फ मजदूरों की ही नहीं है जो बाहर से आए, जो वो वहाँ रह रहे हैं, बल्कि बाकी जो व्यापार है, छोटे बिजनेस हैं, जो सर्विस सेक्टर है, सब पर असर पड़ रहा है। मुंबई में 1 साल बाद जब जिंदगी पटरी पर लौट रही थी तभी फिर से लॉकडाउन ने मानो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। वर्ली में एक ऐसे ही जिम की कहानी जो 2 दिन पहले ही खुली थी और अब बंद हो गई है। तो ये वर्ली की फिटनेस सेंटर है, मिड टाउन फिटनेस सेंटर, जिसके सामने हम खड़े हैं। फूल अभी सूखे भी नहीं हैं, अभी उद्घाटन हुआ है इस फिटनेस सेंटर का। रेस्टोरेंट, बार, पब के बाद लोगों की जो सेहत बनाने की जगह है उसके ऊपर भी बुरा असर है। हमारे साथ प्रफुल्ल जी हैं जो यहाँ के मालिक भी हैं इस मिड टाउन के। प्रफुल्ल, आप लोगों ने बड़ी मेहनत से, ये फूल भी नहीं सूखे अभी तो आपके? अब यहाँ परसों ही ओपनिंग किया है जिम का और अच्छे से तैयारी में लगे थे 1-2 महीने से कि अभी चलो करते हैं। अभी ओपनिंग के लिए 2 महीने से तैयारी करते, बनाने में तो मेरे 6 महीने लग गए। अभी आज सुनने में आ रहा है कि आज से जिम बंद करना है। सुबह अभी तो जिम खोला ही, ऐसे बोला कि बंद कर दो। अभी जो क्लाइंट्स हैं जिसने पैसे भर के गए हैं वो आके फ़ोन कर रहे हैं कब से कि क्या करना है। मेरा जो स्टाफ है वो सब परेशान बैठा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ अभी। बिल्कुल। और सरकार से आप लोग कोई उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? मान लीजिए सरकार आपकी बात सुन भी ले तो आप कैसे इसको स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं, हम लोग ने पूरी टीम ने ऐसे मैनेजमेंट के साथ बात करके हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग अच्छे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अच्छे से इसको सब सैनिटाइज करके सब वो तरीके से करेंगे। पर सरकार ने सब बोल दिया कि जिम बंद ही करना है, तो समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये गाइडलाइंस भी फॉलो करके हम लोग क्या कर लेंगे। नहीं तो इतना अच्छा बड़ा जिम है, हमने सोचा था कि एक टाइम पे सिर्फ 10 लोगों को वर्कआउट कराएंगे, सब सैनिटाइज करेंगे अच्छे से। पर अब क्या बोलूँ मैं, अब कुछ शब्द नहीं बोलने के लिए। आपका स्टाफ कितना है जिसको आपने हायर किया था और कब हायर किया था? मैंने अभी जस्ट आपको 1 महीने पहले हायर किया हुआ है। 12 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे, 8 ट्रेनर्स है, 4 सेल्स वाले हैं और 3-4 हाउसकीपिंग भी है उसमें, मतलब ऐसे 16 हो गए टोटल। सब मुझे फ़ोन करके बोले कि सर अभी क्या करना है। मैंने सबको अभी बोल दिया कि आप थोड़ा दिन घर पे रुको। वो सब लोगों का घर भी मेरे पे यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल। अभी आपने मतलब कमाई कर ही नहीं रहे होंगे आप? नहीं, ज़रा भी नहीं, अभी तो शुरू ही किया है। अभी तो एडमिशन आना शुरू हुआ है कि सब लोग ने इंक्वायरी करके आए कि अभी कैसे करना है। अब धंधा यहाँ पे ऐसे बंद पड़ा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। लेकिन आपके कितने मेंबर आपने बना लिए थे? अब तक तो यहाँ पे 60 मेंबर हो गए। 60 मेंबर हो गए। और अब आपको लग रहा है कि फिर से बैन हो जाएगा कि 1 महीने तो बंद है धंधा एक तरीके? 1 महीना बोल रहे हैं अभी गवर्नमेंट, आपको पता ही है 5 दिन बोलती है, 7 दिन बोलती है, फिर खींचते जाती है। तो अभी लोग डर रहे हैं, जो मेंबर आ रहे हैं इंक्वायरीज करने के लिए, जो 60 लोग भी है वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग जो बोला है महीने भर का है, पर अगर आगे अगर ऐसा करने वाले हैं, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप क्या करोगे। मतलब अभी क्लाइंट्स को भी वापस से एक्सटेंड करके देना पड़ेगा मेंबरशिप, तो जब चालू भी होगा जिम तो मुझे उसके बाद भी नुकसान ही है। भाड़े की जगह है आपकी? हाँ, ये भाड़े की जगह है। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितना भाड़ा है आपका, क्योंकि वो आपका बिजनेस का मामला है, लेकिन आपको बाकी सब खर्चे तो आपके चलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लैंडलॉर्ड भी यही बोल रहा है कि हमारा भी घर इस पे ही चलता है, तो वो तो रेंट से मानने से रहा। मेरा एक जिम अभी रिसेंटली लालबाग में था, वो बंद करना पड़ा। अभी वापस से यहाँ पे ऐसा सब हो रहा है, तो अब पता नहीं क्या करेंगे हम। पहले लॉकडाउन में बहुत से घर चरमरा गए, बहुत से व्यापार चरमरा गए, लेकिन क्या ये दूसरा झटका लोग सह पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।
मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल को छोड़कर आज बाकी 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। असम में 3 दौर में वोट पड़े, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज एक ही दौर में मतदान का काम पूरा कर लिया गया। और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में आज 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। 31 सीटों के लिए 205 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज बीजेपी के राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता, टीएमसी के मंत्री आशिमा पात्रा, माकपा नेता कांति गांगुली प्रमुख नेता हैं जो चुनाव में हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती अधिक जानकारी दे रहे हैं डायमंड हार्बर से। कोलकाता में अभी भी वोटिंग जो है इस इलाके में अभी भी चल रहा है। अभी भी देख रहे हैं लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है, मैडम जरा इधर घूम के दिखाएं हमारे कैमरा को कि जो भी वोटर आ रहा है उसको ये ग्लव्स दिया जा रहा है, उनको सैनिटाइज करने के लिए उनको कहा जा रहा है, और जिससे कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। और एक एक लोगों को इस तरह की चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। और ये जो बूथ है वहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी लाइन है अभी भी, यानी कि लोग लगातार वोट करने आ रहे हैं। लंच के बाद का समय है और लोग यहाँ पर आराम करने के बाद आए हैं। देख सकते हैं अब ये अम्मा जो है ये भी आई हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस ढंग से लोग इस उम्र में भी जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लंबी लाइन, ये महिलाओं की लाइन, ये दर्शाता है कि किस ढंग से जो है लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी हिस्सा जो है वो ले रही हैं। और ये लंबी लाइन ये इस बात का गवाह आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या देख के वोट करेंगे? আমার যেটাই পছন্দ হবে সেটাই, তার যার কাজ ভালো লাগবে আমি তাকেই ভোট দেবো। जिसका काम भालो लगेगा। दादा क्या देख के वोट कर रहे हैं? इश्यूज क्या हैं? इशूज तो बहुत सारे हैं। अब देखिए इस तरह से मैंने, क्योंकि ओपन खुलना तो हम बोल नहीं सकते, नहीं बोलना, क्योंकि इस जगह बोलना भी नहीं चाहिए, इसलिए इशूज बहुत सारे हैं और अच्छे काम भी किए हैं, खराब काज भी किए हैं। अब हम लोग को सोचना है कि किसके ऊपर बेस करके हम लोग वोट देना है। आपने लाइफ टाइम में बहुत सारा इलेक्शन देखा होगा, ये इलेक्शन जो है अलग तरह का है, या हाई पिच इलेक्शन है? हाई पिच इलेक्शन क्योंकि अभी जो है हम लोग पिछली बार देखे हैं क्या कि ओपोनेंट पार्टी उतना स्ट्रांग नहीं होता था, लेकिन अभी जो है दोनों पार्टी इक्वल है। इसीलिए हम लोग को सोचना है, देखना है कि किस तरह से क्या करना है, तो इसे सोच समझ के हम लोग को वोट देना है। इतनी महिलाओं का पार्टिसिपेशन है इस इलेक्शन में, आपको लगता है ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? यस, ऑफ कोर्स ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, बट ये लोग को सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा पार्टी आएगा और कौन सा पार्टी जाएगा। बड़ी संख्या में लोग हैं और अब जो लगातार मतदान कर रहे हैं, और ये दर्शाता है कि लोग यहाँ के कितने जागरूक हैं और अपने मुद्दों के लिए, हक के लिए वोटिंग करने के लिए बाहर आए हैं। कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 18 साल से ऊपर के हर शख्स के लिए टीकाकरण होना चाहिए। आईएमए ने यह भी कहा है कि प्राइवेट फैमिली क्लिनिकों को भी टीकाकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। अगर सभी डॉक्टरों के पास टीका रहता है तो इसका मुहिम पर सकारात्मक असर पड़ेगा। यही नहीं, आईएमए ने यह भी लिखा है कि सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए टीकाकरण सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर देना चाहिए। राशन की दुकानों पर भी सामान लेने के लिए इसे दिखाना जरूरी कर दिया जाना चाहिए। आईएमए की सलाह है कि कोरोना की जो कड़ी है उसको तत्काल तोड़ने के लिए गैर जरूरी क्षेत्रों जैसे सिनेमा, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन, खेल आदि में सीमित लॉकडाउन रखा जाना चाहिए। और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ रहे मामलों का असर अब अस्पतालों पर भी दिख रहा है। पुणे के वाईसीएम अस्पताल में बेड की कमी हो गई है और मरीजों को वेटिंग एरिया में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा। अस्पताल ने ऐसे 7 बेड का इंतजाम वेटिंग एरिया में किया, जबकि इस अस्पताल में 400 बेड हैं और मंगलवार तक एक भी बेड खाली नहीं है। इसी तरह आईसीयू के सभी 55 बेड भी भरे हुए हैं।
ये हमारे हॉस्पिटल का ट्रायज एरिया है जहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि पेशेंट वार्ड के लिए अनुकूल है या अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, या अगर वो होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल है तो उसे घर भेजा जाता है और होम आइसोलेशन किया जाता है, या फिर किसी सीसीसी सेंटर में उसे शिफ्ट किया जाता है। इनिशियली पेशेंट लोड कम था तो ट्रायज एरिया में 2 बेड्स का प्राविधान किया गया था, बट अभी जैसे ही ये सेकेंड वेव के लिए पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो हम लोग ने बेड्स भी बढ़ा दिए हैं, स्टाफ भी बढ़ा दिया है। अभी 6-7 बेड्स ऑक्सीजन के यहाँ पे है, और जैसे ही अगर पेशेंट्स और बढ़ेंगे तो उसका अलग से प्राविधान करना पड़ेगा और उसके लिए हम मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बेड की कमी होती जा रही है। ऐसे में बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि लोग अस्पतालों में खुद आने के बजाय वार्ड कंट्रोल रूम में फोन कर अस्पतालों के बेड की जानकारी लें। ऐसे ही कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। वार्ड रूम में एग्जैक्टली क्या हो रहा है बेड मैनेजमेंट के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। जो पॉजिटिव पेशेंट्स की लाइन लिस्ट होती है वो दिन में 2 बार यहाँ पर आती है। लैब्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये लिस्ट भेजते हैं। देन आईसीएमआर सेंड्स इट ऑल ओवर टू इंडिया। अभी मुंबई में ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एमसीजीएम के पास आता है। मॉर्निंग की लाइन लिस्ट आ चुकी है। ये पॉजिटिव पेशेंट्स को कॉल्स किए जा रहे हैं बताने के लिए कि वो पॉजिटिव है और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी किया जाता है। दैट हैपन्स थ्रू हेल्प पोस्ट। इनके लिए भी जो बेड मैनेजमेंट का पार्ट है, एज पर आर एमसीजीएम के जो ऑनरेबल म्यूनिसिपल कमिश्नर चहल सर है, उनके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, सर्कुलर के हिसाब से दिस इज हैपनिंग स्ट्रिक्टली थ्रू वार्ड वॉर रूम। ये केस का वार्ड वॉर रूम है। यहाँ पर हमारे पास 7 हिल्स जैसा बहुत बड़ा जंबो फैसिलिटी है। तो हमारे जो हमारी लिस्ट के केस के जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बेड्स अलग अलग जगह पे ट्राई किए जाते हैं आफ्टर ट्रायज कि किसको ज़रूरत है। लाइक कौन होम आइसोलेटेड रह सकता है, लाइक नॉन स्लम का केस, या फिर कौन किसको स्लम का अगर पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक है तो CCC2 जैसी फैसिलिटी हमारे पास भी है। अगर अफोर्डिंग है तो अंबानी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी जो बेड के रिजर्वेशन एमसीजीएम में किए गए 80%, दैट इज ऑल्सो डन थ्रू दिस एंड अ प्रॉपर परफेक्ट ट्रायज इज डन। सो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल कि आप पैनिक ना करें। बीएमसी इज हियर फॉर यू एंड एक बहुत ही अच्छा 24 वार्ड वॉर रूम्स का सेटअप किया गया है एमसीजीएम ने। 24 घंटा ये वार्ड रूम चलता है, 24 आवर्स इट इज वर्किंग। देयर आर डॉक्टर्स ऑलवेज ऑन कॉल। हमारे इधर भी नाइट में डॉक्टर्स है और कुछ भी डिस्ट्रेस कॉल आती है वो अटेंड की जाती है। हम इस वक्त चलेंगे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जो सारे जो कॉल्स यहाँ पे आते हैं वो इनके पास पहुँचते हैं और फिर ये डिसीजन लेता है कि पेशेंट को क्या फैसिलिटी में मूव किया जाएगा। तो हमारे साथ डॉक्टर प्राची है इस वक्त। मैम बताइए, अगर आपका जो पेशेंट के डिटेल्स वहाँ पे लिया गया है वो आपके पास आते हैं तो क्या नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे बेड के बारे में? एक पेशेंट अगर यहाँ पे फोन करता है बेड के लिए तो क्या होता है उनके, आपको किस तरीके से कॉल लेना पड़ता है? सर सबसे पहले ट्रायज होता है यहाँ पे। फर्स्ट वी सी द पेशेंट शुड बी फ्रॉम के ईस्ट वॉर रूम। हमारी प्रायोरिटी वो पेशेंट के लिए होगी। सेकेंडली सर एसिम्प्टोमेटिक है क्या पेशेंट को क्या सिम्टम्स है, उनका ऑक्सीजन लेवल अगर मॉनिटर किया है तो क्या है, उस बेसिस पे विल डिसाइड कि कौन सी फैसिलिटी में हमें उन्हें डालना है। सो एसिम्प्टोमेटिक अगर होगा, होम आइसोलेशन है फैसिलिटी, तो हेल्प पोस्ट टीम को बताया जाता है पहले, दे वेरीफाई दैट एंड देन वी गिव देम होम आइसोलेशन। इफ माइल्ड सिम्टम्स है तो फिर वी एंड 50 बिलो है पेशेंट तो हम नेस्को या बीकेसी जो जंबो फैसिलिटी है वहाँ करते हैं। कोमॉर्बिडिटी है पेशेंट को, सिम्टम्स है तो हम हॉस्पिटल्स का देखते हैं। सर डॉक्टर नीलेश हमारे साथ इस वक्त है। एयरपोर्ट का भी केसेस इस वार्ड रूम में आते हैं, तो एयरपोर्ट से कैसे मैनेज हो रहे हैं चीज़ें? एयरपोर्ट से कैसे ऐसे होते हैं कि एयरपोर्ट पे जो भी पॉजिटिव आता है, एयरपोर्ट पे जो टेस्टिंग के लिए टीम है वो सारे डिटेल्स हमें मेल करती है, फिर हमें इन्फॉर्म करती है कि सर एयरपोर्ट पे यहाँ से कोई पॉजिटिव आया हुआ है, वेदर ही इज़ डोमेस्टिक इंटरनेशनल, वो सारा डिटेल हमें मेल पे आता है। मेल पे आने के बाद फिर हम यहाँ से एम्बुलेंस भेजते हैं और उनको वहाँ से शिफ्ट करते हैं। देश में हर रोज कोरोना के लगभग 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता उन अभिभावकों और बच्चों को है जिनके इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो रही हैं। अधिकांश अभिभावक शिक्षा मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 4 मई से बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होने हैं और लाखों बच्चे अपीयर होंगे। हमने देखा पिछले साल 29 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स नहीं हुए और उनको एक एवरेज दे करके पास किया गया, प्रमोट किया गया। और लेकिन वापस से अब ये समस्या है क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, अभिभावक और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक डर है। हमारे साथ ऐसे ही पेरेंट्स हैं, उनके आर्यन हैं हमारे साथ, जो आर्यन का एग्जाम है इस बार 12th बोर्ड दे रहे हैं
और उनके पेरेंट्स हैं। मैम, आपका नाम क्या है? रुचिका कोहली। रुचिका जी, एग्जाम्स 4th से हैं। एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और इस बार डबल स्ट्रेन है, यूके स्ट्रेन है, वो थोड़ा खतरनाक है, आपको क्या लगता है कि इस समय इस माहौल में एग्जाम होने चाहिए? एग्ज़ाम तो नहीं होने चाहिए, बट कोई ऑप्शन नहीं है 12th क्लास के बच्चों के लिए। क्या करेंगे अब वो? हम एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा वरिड हैं, बच्चे बहुत चिंता है हमें इस चीज़ की कि कैसे होएगा। अभी बच्चे के प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, अभी स्कूल में प्रैक्टिकल्स हुए हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स। डर लगता है कि बच्चा प्री बोर्ड देने जा रहा है, पर एज अ पेरेंट हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पूरा साल जब ऑनलाइन क्लास हुई है तो हमारे को ये ज़रूरी है कि हम बच्चे को स्कूल भेजें कि वो हाथ से अपने पेपर दे। अगर वो हाथ से पेपर नहीं देगा तो आगे फाइनल बोर्ड के परीक्षा में कैसे बैठेगा? ये तो एक चिंता का विषय इस वक्त बना ही हुआ है कि बिकॉज जब जो एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं, जो मई में जो आपका एग्ज़ाम होना है, तो तब तक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ये बताती है कि उस वक्त तक, इस वक्त जो इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख से केसेस क्रॉस कर चुके हैं, तो उस वक्त तक शायद वो 2 या 2.5 लाख के आसपास होंगे। तो उस वक्त उस सिनेरियो में जब सारे लोग डरे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो, उनको इतनी समझ नहीं होती है सोशल डिस्टेंसिंग की, और वो लोग अगर समझ रहती भी है तो वो इस तरीके से आपस में मिलना जुलना अपने बच्चों को देख करके आसपास और उनके साथ कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले बैठ कर तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए। कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो एंड मेंटेन करनी चाहिए, बट जो भी मेरे दोस्त हैं और जितने भी हैं, लाइक होता है, मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा एज सच कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती नहीं है, क्योंकि हम भी बच्चे ही हैं आफ्टर ऑल 12th के, एंड घर पे बैठे हैं, दोस्तों से इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो मिलना जुलना हो ही जाता है। एंड हर जगह डर बना हुआ है कि यहाँ इस चीज़ को छुएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ आजकल सेफ़ नहीं है आसपास एनवायरनमेंट में, तो एक डर बना हुआ है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है वो तो फॉलो नहीं हो रहा। जैसे आजकल कभी भी फीवर हो जाता है तो लगता है कि अब तो कोरोना हो गया काम। तो एग्ज़ाम्स को लेकर तो यही है कि डर तो बना हुआ है, हर जगह जाओगे, कहीं भी जाओ आजकल डर तो लग ही रहा है, बट एक मजबूरी है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है तो देने पड़ेंगे। अब बाकी तो CBSE के हाथ में है कि वो क्या डिसीजन उठाती है एंड कितनी लीनियंसी प्रोवाइड करती है।